अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कोरोना वायरस की सूरत हाल मुल्क में दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पहले जो केसेस हम XYZ कह के उनका नाम लेते थे, अब उन XYZ को शक्ल मिलती जा रही है। हमारे जानने वाला कोई ना कोई, हमारे रिश्तेदारों में से कोई ना कोई इन्फेक्ट हो गया है। और ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि सोसाइटी में तेज़ी से फैलाव हो रहा है इस वायरस का। केसेस की तादाद, मजमूई तादाद 1 लाख से तजावुज़ कर गई है पाकिस्तान में। सियासी शख्सियात को भी जकड़ लिया है कोरोना वायरस ने। आज की इत्तलात के मुताबिक शेख रशीद साहब और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दीगर सियासी शख्सियात भी हैं जिनमें इस वायरस की तस्दीक हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, जी हम कोशिश कर रहे थे भरपूर कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए, लेकिन हमारी कोशिशों को सबूताज किया गया। और ये जो रोका है इस कोशिश को, ये विफाकी हुकूमत और विफाकी जमात ने रोका है। उन्होंने कहा कि जी जानें बचाने की बजाय मईशत बचाने के मॉडल को तरजीह दी गई। और साथ ही साथ उन्होंने कहा वायरस ज़बरदस्ती फैलाया गया है। विफाक ने अवाम को गलत मालूमात दी हैं और अवाम को गलत मालूमात देने वालों के खिलाफ FIR काटी जानी चाहिए। अब अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूँ है कि बिलावल भुट्टो साहब जो मुतालबात कर रहे हैं और जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमारा साथ दे रहे हैं रीमा उमर साहिबा, हसन निसार साहब, बाबर सत्तार साहब, मज़हर अब्बास साहब और मुनीब फारूक साहब हमारे साथ हैं। हसन निसार साहब, क्या लगता है आपको? आपके सवाल में जो लिखा है मैं उसकी बात करूंगा जो मेरे पास आया है कि ये ज़बरदस्ती फैलाया गया है। तो भाई हवस इक़्तिदार वाकई पागलपन की हद तक ले जाता है हम जैसे माशरों में। ये एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, बच्चेगाना और बेहुदा इल्ज़ाम है कि वायरस ज़बरदस्ती फैलाया गया। क्या बुरी से बुरी कोई हुकूमत भी इतने भोंडेपन से खुदकुशी करेगी? आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड द गवर्नमेंट एट ऑल। आप नाहली का इल्ज़ाम लगाएं, आप मिसमैनेजमेंट की बात करें, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को पॉइंट आउट करें, लेकिन ज़बरदस्ती वायरस फैलाने वाली बात, ये ज़हनी दिवालियापन है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और इन हालात में इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, इंतहाई अहमकाना बयान है। ठीक है, बस ठीक है। मुनीब, आपको क्या लगता है? मुराद सईद साहब ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं कि जी सिंध के अवाम को आप राशन नहीं, आप भाषण ही दे रहे हैं, आप तो कुछ कर नहीं सके और हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो ये बात तो ठीक है कि ये कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं है। आजकल के हालात में किसी ने ज़बरदस्ती इसको क्या फैलाना है। लेकिन हाँ, बहसीत कौम हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कोई बल्कि करीब भी नहीं था एडिक्वेट होने के, और बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्स रहा है बहसीत कौम। जहाँ तक हुकूमत की बात है, देखिए हुकूमत अगर वो सिर्फ पर्टिकुलराइज़ कर रहे हैं वफाकी हुकूमत यानी PTI की हुकूमत को, तो वहाँ पर मेरे ख्याल में शायद कोई भी ऐसा ना हो जिसको ये महसूस ना हो कि एटलीस्ट वहाँ पर एक कन्फ्यूजन का एलिमेंट रहा है। जो डिसीजंस जिनके अंदर कंसेंसस होना चाहिए था, जिनके अंदर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए था लीडरशिप का, वो नहीं है। हम बैलेंस करने की कोशिश करते रहे। हम जब मैं कहता हूँ तो हमारी मुराद हमारी वफाकी हुकूमत की है कि जी ज़्यादा डेडली क्या है, लोगों का भूख से मर जाना या लोगों का वायरस से मर जाना या इन्फेक्ट हो जाना। तो वो आर्ग्यूमेंट जो थे तो बड़े स्ट्रॉन्ग थे बोथ साइड्स के ऊपर। तो हुकूमत भी एक बड़ी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी डाई हार्ड सी सिचुएशन थी। हुकूमत के लिए भी कुछ फ़ैसला करना मुश्किल था। डिसीजन मेकिंग में देर हुई, डिसीजन मेकिंग के अंदर कन्फ्यूजन का एलिमेंट रहा, आज भी है। फिर कुछ जो मौजूद अदालत की तरफ से अहकामात जारी किए गए ईद से पहले, मैं नहीं कहता कि डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली कि हर किसी चीज़ ने कंट्रीब्यूट ज़रूर किया है। और जो आज नतीजा है हमारे सामने, जिस तरह आपने अपने इब्तिदा में भी कहा कि अब जो XYZ थी उनके ऊपर हम शक्लें प्लेस करने लग पड़े हैं कि हमारे करीब लोगों को होने लग पड़ा है। और जारी बात है कोई डिस्क्रिमिनेशन तो है नहीं, किसी को भी हो सकता है, अहम शख्सियात को हो रहा है। तो फिर ये बात हमें माननी पड़ेगी कि हमारा जो रिस्पांस ओवरऑल था, हमारा एटीट्यूड बड़ा वैसे ही बड़ा कैलस है, और जो रिस्पांस था वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं था, बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं था। लेकिन ये कह देना कि जी इसको ज़बरदस्ती फैलाया गया है, मैं समझता हूँ कि इट्स अ बिट टू मच, ज़रा इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है? क्योंकि इस पैराडॉक्स में मईशत और सेहत के तो पूरी दुनिया ही है, तमाम मईशतें इसका सामना कर रही हैं। देखिए, मैं एग्री करता हूं कि ये बयान तो जिम्मेदाराना नहीं है, जबरदस्ती तो आप नहीं फैलाते, लेकिन
अपनी हमाकत की वजह से, अपनी नाअहली की वजह से, और यही चीज लोग शुरू से पॉइंट आउट कर रहे थे पाकिस्तान में। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से डिबेट किसी गवर्नमेंट ने फ्रेम की किसी और मुल्क में कि या तो हम लोगों को कोरोना वायरस से बचा सकते हैं या हम भूख से बचा सकते हैं। ये आइदर और की डिबेट नहीं थी, दोनों चीजों से बचाना हुकूमत का काम था। और बाकी जगह पे ये डिबेट इन्फॉर्म हुई, आपके डॉक्टर्स, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने इन्फॉर्म की कि ये कैसे ग्रो करेगा, किस चीज पे रोकने की जरूरत है, किस वक्त हम रिलैक्स कर सकते हैं, आपने अपना आर फैक्टर कैसे रिड्यूस करना है, आपने इसकी यानी कितनी जल्दी प्रोलिफरेट होगा उसे कैसे करना है, किस वक्त कितनी ग्रोथ होगी, और उस वक्त आपकी हॉस्पिटल्स के अंदर आईसीयू बेड की कितनी जरूरत होगी। ये वो तमाम चीजें थी, ये डेटा था, एक इन्फॉर्म्ड फैसले हो रहे थे। जाहिर है एक वायरस है सारी दुनिया में नुकसान पहुंचा रहा है, पाकिस्तान में भी पहुंचाना था, लेकिन पाकिस्तान की नैरेटिव फ्रेमिंग जो थी वो हुकूमत की जिम्मेदारी थी, और वो सबसे बड़ा फेलियर था। पहले दिन से आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये आम फ्लू नहीं है। यही अब टीवी चैनल चलाएंगे इनकी, जो पहले दिन की इनकी लोगों के साथ खिताब था कि ये तो आम सा वायरस है, ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, खाली कुछ लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है। अच्छा बाबर साहब, वैसे आज वजीर आजम ने खिताब किया है और उन्होंने अपने इस बयान की क्लैरिफिकेशन या उन्होंने कह लें आवाम से अपील की है कि आम लोग समझ रहे हैं कि ये फ्लू है, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इसको संजीदगी से लें। नहीं कहा है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है ना कि ये लोग 2-3 महीने पहले कह रहे थे, मार्च में जब ये चीज आ रही थी उस वक्त भी। अब चलाएंगे टीवी चैनल, आप लोग भी शायद चलाएंगे, बाकी सोशल मीडिया पे भी चले गए, साथ साथ के प्राइम मिनिस्टर पहले क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि आपको इस वक्त संजीदगी से नैरेटिव को फ्रेम करने की जरूरत है, ये बीमारी को सीरियसली लें, क्या चीज करने की जरूरत है, क्या नहीं करने की जरूरत, इसे इस तरह से नहीं फ्रेम करें कि लॉकडाउन के खिलाफ एक तरह से कैंपेन रन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क में। सो ये नहीं है कि जो लोग कह रहे थे कि लॉकडाउन करें, वो कह रहे थे तमाम हयात के लिए, हमेशा के लिए मुल्क को बंद कर दें, ये तो नहीं हो सकता। तो वो स्ट्रैटेजी क्या थी या वो जिम्मेदारी कहाँ थी कि हुकूमत को नजर आए कि हुकूमत हर सिटीजन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सो बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी कोताहियां हुई हैं, और सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो एक नैरेटिव की फ्रेमिंग थी कि किसी तरह से पाकिस्तानी इम्यून है, यहाँ पे हम बात नहीं होंगी, यहाँ पे लोगों को नहीं लगेगा, कभी गर्मी की वजह से, कभी अल्लाह की मेहरबानी की वजह से, कभी हमारी जीन्स की वजह से, कभी कोई नेचुरल इम्यूनिटी थी। सो बहुत गलत नैरेटिव फ्रेम किया गया। अब जैसे जैसे ज्यादा लोगों को लग रहा है वैसे ये बात समझ आ रही है, लेकिन अब देर हो गई है। ठीक है मज़हर अब्बास साहब, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि कोशिश की गई हुकूमत की जानिब से पहले दिन से कि जो कर्व है यानी केसेस की तादाद को बढ़ने से रोका जाए, उस कर्व को जितना कम हो सके वो उतना ऊपर जाने से उसको रोका जाए। तो क्या आपको लगता है जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही थी वो आज वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया है उससे मुताबिकत रखती है? देखिए, अल्फाज का चुनाव गलत है बिलावल भुट्टो का, कि ज़बरदस्ती कोई भी ज़बरदस्ती चीज़ नहीं फैलाता, और ख़ास तौर पे वायरस फैलाने की बात है। लेकिन क्या ये बात गलत है कि हमारी नाक़िस पॉलिसी की वजह से ये वायरस फैला है? इसमें आप अंदाज़ा कर लें कि 26 फरवरी से लेके अब तक की जो सूरत हाल है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब जिस तरह भी बाबर साहब कह रहे थे, जब वज़ीर आज़म ये बयान यहाँ पेश करेंगे कि लॉकडाउन जो है ये अशराफिया ने करवाया है और अशराफिया लॉकडाउन चाहती है, तो क्या वज़ीर आज़म ये बताना पसंद करेंगे कि ये लॉकडाउन उठवाया किसने? क्या ये अशराफिया ने नहीं उठवाया? क्या ये बिजनेसमैन ने नहीं उठवाया? क्या ये बिल्डर्स ने नहीं उठवाया? क्या ये ट्रेडर्स ने नहीं उठवाया? ये कौन है ये लोग? ये कोई दिहाड़ी वाले तो नहीं है कि जिनकी वजह से आपने लॉकडाउन ईज किया। ये तो प्रेशर आपने किन लोगों को रिलीफ दिया है? आपने बिल्डर्स को, कंस्ट्रक्शन वालों को रिलीफ दिया, आपने बिजनेसमैन के कहने पे ये चीज़ें की हैं, विदाउट रियलाइजिंग कि देखिए लॉकडाउन का मतलब अगेन अनप्रेसिडेंटेड पीरियड के लिए लॉकडाउन नहीं होता। लॉकडाउन की थ्योरी यही थी कि आप करें, उसके बाद आप अरेंजमेंट करें, फिर वो खोलें। तो अगर आपने पहले 2-3 हफ्तों में 2 हफ्तों में ये अच्छा लॉकडाउन करते आप मुल्क में, और एक अच्छा मैसेज जाता कि लॉकडाउन एक तरीक़ा है चीज़ों से बचने का, इस वायरस से बचने का, और उस दौरान आप ये प्रोग्राम बनाते, पूरे पाकिस्तान में प्रोग्राम बनाते कि किस तरीके से इसको वो किया जाएगा। पहले 2 हफ्ते में अगर आप बॉर्डर सील रखते, पहले 2 हफ्ते में अगर आप फ़्लाइट्स को सस्पेंड रखते, तो ये वायरस उस तरीके से एंटर ही नहीं होता। ये वायरस को यहाँ से थोड़ी आया, ये आया तो बाहर से ही है।
तो अगर कोई चीज़ बाहर से आई है तो वो आपकी नाक़िस पॉलिसी की वजह से आई है। अगर आपने बेहतर पॉलिसी अडॉप्ट की होती पूरे पाकिस्तान में तो ये पॉलिसी आपने, ज़ाहिर है सिंध ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की। और फिर बिलावल भुट्टो से भी मैं ये पूछना चाहूँगा कि 18वीं तरमीम के बाद आपको किसने रोका था कि आप लॉकडाउन ईज़ कर जाएं? आने देते प्रेशर वफाकी हुकूमत का। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत से लड़ रहे होते हैं तो अपनी पॉलिसी में क्यों नहीं लड़ाई करते? आप करते, यहाँ आप अरेंजमेंट करते, मेजर्स लेते इस तरह के, आप कहते कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप वो सारी चीज़ें करते। लेकिन अब आप वो सारा बर्डन वफाक पे डालकर अपनी भी जो नाअहली है उससे आप बरीज़िम्मा नहीं हो सकते। अच्छा, लेकिन मेन जो पूरे मुल्क में, देखिए एक पॉपुलर लीडर है इमरान खान, अगर एक पॉपुलर लीडर ये बात कहेगा कि लॉकडाउन अशराफिया का ख्याल था तो फिर वो लॉकडाउन के बारे में थ्योरी यही जाएगी। आप अगर एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करेंगे कि एक आम आदमी फिर उस नतीजे पे पहुंचेगा कि ये लॉकडाउन तो यार ऐसी ही चीज़ है, कोई नहीं है, ठीक है। तो आपने वही लॉकडाउन जब ईज किया तो उन लोगों पे किया जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने लॉकडाउन किया। ठीक है, मतलब वफाक की स्ट्रेटजी आपको भी नहीं समझ आई, लेकिन जो बिलावल का बयान है आपको लगता है वो सही नहीं है। देखिए अल्फाज का जो चुनाव ना, आप यानी इमरान खान ने कोई जानबूझ के वायरस तो नहीं लेकर आए, वफाकी हुकूमत ने ये तो नहीं कहा कि पूरे मुल्क में वायरस फैला दो। अच्छा, एक और सवाल भी उठाया है रीमा ने ना, रीमा की तरफ लेके चलते हैं। बिलावल ने एक और सवाल उठाया और एक मुतालबा किया रीमा। बिलावल साहब कहते हैं कि जी पाकिस्तान में शराय अमवात भारत से भी ज़्यादा हो गई हैं, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराऊं? और उन्होंने कहा जो गलत मालूमात वफाकी हुकूमत फैला रही है इसके ऊपर तो FIR कटनी चाहिए उनके खिलाफ। आपको क्या लगता है? शुक्रिया अलीना। मेरा ख्याल है अगर आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते तो जो बात यहाँ पे हमारे पैनलिस्ट कर रहे हैं वो भी इसी तरह की ही बात कर रहे थे। शायद ये स्पेसिफिक जो सेंटेंस है, ये एक्यूजेशन कि उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती फैलाया गया, ये हार्श लगता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अगर देखें, लेकिन उनकी पूरी प्रेस स्टेटमेंट में वही तनकीद थी जो यहाँ बैठकर हम लोग कर रहे हैं और शुरू से बहुत से लोग जो कमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के रिस्पांस पे वो कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है ओवरऑल नेग्लिजेंस की जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। आपने भारत का हवाला दिया, फहद हुसैन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन अभी ट्वीट किया है यूपी और पाकिस्तान के बीच में। यूपी में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, इम्प्लीमेंट भी हुआ और उनकी अमवात पाकिस्तान से बहुत कम है, इवन दो मोर और लेस पॉपुलेशन सिमिलर है और भी बाकी फैक्टर्स सिमिलर हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यूपी जो है वो अमवात कम कर सका था। अगर पाकिस्तान में भी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता शायद हम भी बेहतर परफॉर्म कर सकते वायरस को कंट्रोल करने में। और मेरा ख्याल है अब ये बहुत ज़रूरी है कि वज़ीर आज़म शुरू में उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे लॉकडाउन के ख़िलाफ़, उनको कहीं मान लें कि मैं गलत था, लॉकडाउन का फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को। अगर वो जो शुरू के कुछ दिन कुछ हफ्ते थे लॉकडाउन के वो भी ना होते तो हमारी सिचुएशन और भी बदतर होती। तो मेरा ख्याल है एक बात तो हमें एग्री करनी चाहिए कि लॉकडाउन ज़रूरी था और ये सिर्फ अशराफिया की डिमांड नहीं थी, ये मुल्क के लिए, हर एक फ़र्द के लिए जो यहाँ रहता है उसके लिए ज़रूरी था। आखिरी बात, ये जो हम अभी भी इकोनॉमी वर्सेस लाइव्स की बात करते हैं, मैं फिर से रिपीट करूँगी, मईशत जो है उसको रीअरेंज किया जा सकता है लोगों के लिए, क्योंकि मईशत लोगों को सर्व करती है। हम लोग यहाँ मईशत को सर्व करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। तो मेरा ख्याल है ये फंडामेंटल सवालात हम हुकूमत ही उठाती है ना, कि हम लोग घर पे बैठ के तो नहीं उठा सकते। और वो जो मजहर साहब की बात मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, अभी भी वो यही कह रहे हैं लॉकडाउन इलीट की डिमांड थी। इलीट का एक तो लफ्ज़ जो बार बार इस्तेमाल करते हैं मुझे उसकी समझ नहीं आती। इलीट की तनकीद है कि वो लॉकडाउन की बात कर रहे थे। अब इस पे खत्म मेरा ख्याल है ये हो जानी चाहिए चीज़, ठीक है मुश्किल। और जो बिलावल की स्पेसिफिकली जो हमारा सवाल है उस क्वेश्चन के ऊपर आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आपको लगता है कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। क्योंकि मैंने वो पूरी सुनी थी, मेरा ख्याल है वही तनकीद वो कर रहे थे जो हम यहाँ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स यू हैव द राइट टू योर ओपिनियन। बात जो है वो बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगला सवाल अपने एनालिस्ट के पास रखेंगे। हम बात करेंगे ओवर द वीकेंड अमरीकी खातून ब्लॉगर सिंथिया रिची ने मुख्तलिफ TV चैनल्स को इंटरव्यूज़ दिए और जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए उससे मुतल्लिक कुछ तफसीलात भी फराहम की। पाकिस्तान में 10 साल से क़याम पजीर अमरीकी खातून सिंथिया रिची ने चंद रोज़ कबल पीपल्स पार्टी की साबिक सरबरा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे और अब साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती,
जबकि यूसुफ रजा गिलानी और मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्त दराजी के इल्जाम आयद किए हैं। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के तमाम इल्जाम की सख्ती से तरदीद की गई है और पीपल्स पार्टी ने अमरीकी खातून के खिलाफ अदालत से भी रुजू कर लिया है। रहमान मलिक ने 50 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भेज दिया है सिंथिया रिची को और कहा है कि अपने इल्जामात वो प्रूव करें अदालत में। अब ऐसे में सवाल हमारा कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि मामले के मंतकी हल के लिए तहकीकात कैसे होनी चाहिए। ओपन ऑप्शन है सबके पास। तो सबसे पहले मुनीब आपकी तरफ आते हैं, क्या लगता है आपको? होना तो चाहिए तहकीकात, लेकिन तरीका कार क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ डिसरिगार्ड कर देनी चाहिए कि वो एक गैर मुल्की खातून हैं या उनका वो यहाँ पर क्या कर रही हैं, कौन। ठीक है, ये सवाल रेलेवेंट ज़रूर हैं, लेकिन जो इस सिर्फ महज इस बेसिस के ऊपर उनके इल्ज़ामात को अहमियत ना देना कि वो खातून है या गैर मुल्की खातून है, मेरे ख्याल में ये ज़्यादती होगी। हाँ, जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, अब ख़ास तौर पे जो रहमान मलिक साहब के हवाले से लगाया है, वो बड़ा संगीन नौइयत का इल्ज़ाम है। वो बाकायदा तौर पर एक ऑफेंस है। अगर वो उसके हवाले से उनका ये मौक़िफ़ अब सामने आया है तो इसकी इंक्वायरी थॉरो होनी चाहिए। रहमान मलिक साहब एज़ एक्सपेक्टेड उन्होंने वो घर जाने का दावा कर दिया, बट प्योरली एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड जर्नलिज्म मैंने कोशिश ज़रूर की रहमान मलिक साहब को आज भी एक मैसेज भेजा कि जी आप अपना मौक़िफ़ ज़रूर दीजिए और जिन हालात का वो तस्करा कर रही हैं कि मेरी मुलाकात हुई शायद उनके जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे उनकी रिहाइशगाह पर हुई, वो वहाँ पर तशरीफ़ लाईं, गाड़ी में आई, उन्होंने सारा जैसे बयान किया है एक इंटरव्यू के अंदर जो कि उन्होंने जियो न्यूज़ को भी दिया है। तो रहमान मलिक साहब को भी बताना चाहिए कि फ़ैक्ट्स क्या हैं। अब इसकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा या किस स्टेज पर होगी, मेरे ख्याल में ज़रा प्रीमेच्योर है ये कहना। जो इस वक्त हो रहा है, पीपल्स पार्टी की क़यादत कंडेम कर रही है। जो नॉर्मल परसेप्शन है हमारे माशरे के अंदर मर्द हजरात का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी इजीली एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं मर्द हजरात, ये इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, और बड़ी जो गैर शाइस्ता किस्म के एडवांसेस करते हैं और वो कई दफ़ा बड़े ब्लेटेंट भी हो जाते हैं और कई दफ़ा बाकायदा तौर पर अलाउ मी टू से मर्द हजरात जब भी किसी गैर मुल्की खातून को देखते हैं वो बाकायदा तौर पर ड्रूल करने लग पड़ते हैं, रालें टपकने लग पड़ती हैं, जैसे बहुत आसान है सब कुछ हमारे लिए और एवरीथिंग इज़ गेटेबल फॉर अस। ये मैंने ख़ुद भी ऑब्ज़र्व किया है। मैं बहुत एक ब्रीफ सी बात आपसे शेयर कर लूँ कि जब पहली दफ़ा मैं मुल्क से बाहर पढ़ने के लिए गया तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की कि ख़ास तौर पर यहाँ से जो लोग जाते हैं बड़े कम ऐसे होते हैं जो वेल स्कूल्ड होते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी हुई होती है। जो यहाँ से जाते हैं, घुटे माहौल से जाते हैं, बाहर जाते हैं, इतना एक्सपोजर देखते हैं, तो वो इस किस्म की हरकतें और इस किस्म के अनसोफिस्टिकेटेड एडवांसेस जो हैं वो करने की कोशिश करते हैं। तो हम रूल आउट किसी को नहीं कर सकते। हाँ, इल्ज़ाम सिंथिया रिची ने लगाया है, साबित भी उनको करना पड़ेगा, शायद एविडेंस भी देना पड़े, लेकिन मैं इस बात के ऊपर कि नहीं जी वो तो गैर मुल्की हैं और वो झूठी हैं और फलान है, ये कह देना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं। ठीक है बाबर सत्तार साहब, थोड़ा कानूनी पहलू पर बात करेंगे क्योंकि अब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाएगा। इस तरह के जब संगीन नौइयत के इल्ज़ामात लगते हैं तो पाकिस्तान का कानून कितना मौसर और मददगार है, और क्योंकि ये 2011 की बात हो रही है तो इतने सालों बाद क्या एविडेंस या कानून इस पर क्या कहता है? देखिए, प्रॉब्लम पहली बात तो ये है कि जो एक ओवरऑल प्रिंसिपल इवॉल्व हुआ है अभी रिसेंटली, स्पेशली बाकी सारी दुनिया के अंदर भी इस तरह के जो स्पेशली रेप और सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यूज हैं, उसके ऊपर काफ़ी एक तरह से डेवलपमेंट मजीद बढ़ी है आगे से डायलॉग के ये कैसे इसके साथ आपने रिस्पॉन्ड करना है। उसमें एक प्रिंसिपल तो ये इवॉल्व हुआ है कि अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसे आप इल्ज़ाम को बोनाफाइड ही समझेंगे और उसे आप संजीदगी से लेंगे और उसे आप सही समझेंगे, क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाना भी आसान काम नहीं है, ये मुश्किल चीज़ है, ये तकलीफ दे चीज़ है। तो जो भी जो विक्टिम है आप उसकी बात को सीरियसली समझेंगे और फेस वैल्यू पे लेंगे और फिर आगे चलेंगे। सो एक ये जो मूवमेंट दुनिया में चली उसमें एक ये प्रिंसिपल, कोई वजह नहीं है कि वो प्रिंसिपल यहाँ पे ना अप्लाई हो, क्योंकि लोग बहुत सारे मोटिव्स एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस वक्त, पॉलिटिकल मोटिव्स और रियासती मोटिव्स सिंथिया रिची को, और साथ कह रहे हैं कि वो जो एक असूल हमारे सामने आया है
जो ओवरऑल ग्लोबल मूवमेंट की वजह से वो यहाँ पे नहीं अप्लाई होना चाहिए। मैं डिसएग्री करता हूँ, मेरा ख्याल है वही प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे। फिर दूसरी बात यह है कि आम हालात में जब रियासत की मशीनरी उस वक्त सामने आती है जब आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं। मुझे नहीं पता कि सिंथिया रिची ने अभी तक एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। आप उसकी जो पहली जरूरत है वो ये है कि आप एक कंप्लेंट फाइल करें, तो फिर रियासत उसे इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर वो कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगी तो ये बाकी चार्जेस तो फिर सवाबदीद है, जो दूसरी साइड पे लोग हैं उनकी सवाबदीद है। और उस पर भी हम कई दफा इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि बड़ा संगीन इल्जाम है, आपकी रेपुटेशन को हर्ट करता है, एक स्कैंडलस इल्जाम है। अगर ये सोशल मीडिया पे इन्वेस्टिगेट होता रहेगा और मीडिया के अंदर ये बात चलती रहेगी तो हर पार्टी को नुकसान है, और स्पेशली जिन्हें अक्यूज किया गया, क्योंकि ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी, ना उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, ना ही इल्जाम प्रूव होगा। और फिर जाहिर है डेफेमेशन का सूट चलता है, नहीं चलता। डेफेमेशन का कानून भी हमारा बड़ा कमजोर है, वो भी नहीं चल पाएगा। और इतने सालों बाद एक क्रिमिनल ऑफेंस एस्टैब्लिश करना, क्योंकि अगर आप रेप के ऊपर जो लॉ है उसकी जूरिस्प्रूडेंस को भी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि बड़ा मुश्किल है ये चीज एस्टैब्लिश करना। आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन होनी होती है, वो एविडेंस के अंदर आती हैं चीजें, तो वो बहुत सारे स्टेप्स, क्योंकि इतने साल गुजर चुके हैं, तो वो बहुत सारी चीजें शायद इस वक्त ना एस्टैब्लिश हो सकें। सो कानूनी हवाले से अगर हम बात करें तो इस वक्त इतने सालों बाद एविडेंस एस्टैब्लिश करना मेरा ख्याल से एक मुश्किल चीज है। लेकिन बहरहाल रियासत तो उसी वक्त हरकत में आएगी अगर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हो। ठीक है रीमा, जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और सईद गनी साहब ने कहा कि जी जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, सिंथिया रिची का किरदार मशकूक है, उनकी हिस्ट्री में ज़रा जाएं तो आपको पता चलेगा। इस तरह के इल्ज़ामात, संगीन नौयत के इल्ज़ामात साबित होना न सिर्फ इस केस में बल्कि ख़वातीन के लिए जनरली बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह के इल्ज़ामात साबित नहीं होते तो फिर साख मुतासिर होती है इल्ज़ामात की और होल पर्पस डाइज अवे। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम दूंगी प्लीज़, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं नामुकम्मल बात नहीं करना चाहती। ऑफ कोर्स देखिए, मेरा ख्याल है क्रोनोलॉजिकली चलते हैं। ये जो सेक्सुअल असॉल्ट और सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ामात हैं, ये तो बाद में कुछ दिन पहले सामने आए। सिंथिया रिची बहुत और इल्ज़ामात लगा रही हैं कई हफ्तों से, कई महीनों से, जिसमें वो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एंटी स्टेट कह रही हैं, पीटीएम को, एएनपी को, पीपल्स पार्टी को, और भी वो मीडिया को कह रही हैं कि वो एंटी स्टेट काम करता है, और भी बहुत से इल्ज़ामात लगा रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी जो ओवरऑल हम एक कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं उसका हिस्सा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आइडियली तो ये मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं, और जो वो जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ामात लगा रही हैं वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आपने कल शहजाद इकबाल का शो नया पाकिस्तान देखा होगा, उसमें उन्होंने खुद इनको लिंक कर दिया। उन्होंने कहा मैंने इतनी देर से ये बात इसलिए सामने लाई क्योंकि अब जो मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ पीपल्स पार्टी और पीटीएम के लिंक्स के बारे में, उसकी बेसिस पे मुझे बहुत हरासा किया जा रहा है, इसलिए अब मैं मजबूर हूँ कि मैं ये जो मेरे साथ ज्यादती हुई उसको सामने लाऊं। तो ये जो लिंक है वो उन्होंने खुद बनाया है, ठीक है। इसीलिए मेरा ख्याल है हमें दोनों को साथ लेकर चलना है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि उन्होंने कल के शो में ही कहा कि वो कोर्ट ऑफ लॉ और कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन दोनों में अपना केस लड़ी। अब कोर्ट ऑफ लॉ में, जैसे बाबर साहब ने कहा, ये एक रेप का जो केस है वो तो एक क्रिमिनल केस है, उसके लिए उन्हें एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी। उसके अंदर उनसे पूछा जाएगा कि 9 साल देर क्यों की, क्योंकि ये सबसे पहला सवाल कोर्ट में यही पूछा जाता है। अब वो उसको एक्सप्लेन इस तरह करेंगी कि मैं 9 साल खामोश रही, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे हरासा किया जा रहा है मेरे और काम की वजह से। अब वो ये किस तरह प्रूव कर सकेंगी? ये बहुत ही मुश्किल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव करना। कोर्ट ऑफ और मेरा ख्याल है गलत बात है, बहुत से प्रेजुडिसेस हैं जो हमारे कोर्ट जुडिशल सिस्टम में होते हैं, ये भी बीच में आएंगे। लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी वो ये जंग लड़ना चाह रही हैं, और उसके अंदर भी जो उनके बाकी इल्जामात को लगा रही हैं, उनकी जो बाकी पूरा एक सवालात है ना कि वो पाकिस्तान में क्यों आई, किस वीजा पे आई, किसने उन्हें फैसिलिटेट किया, वो कहती हैं कि मैं आंसरेबल नहीं हूँ, मैं जो कानून है उसके हिसाब से मैं यहाँ रह रही हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है बहुत अहम सवालात हैं। पाकिस्तानी अगर कोई अमेरिका जाता है, व्हाइट हाउस का उनको एक्सेस होता है, CIA का एक्सेस होता है, वो सब इन सब लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, तो कौन एक सवाल तो उठेगा ये कौन है। तो मेरा ख्याल है उनका ये कहना कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं किस वीजा पे हूँ, या मैं जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं क्यों इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ कुछ पार्टीज को,
ये गलत है, क्योंकि अगर उन्होंने कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में ये जंग लड़नी है तो उन्हें बताना पड़ेगा। वो मतलब क्यूरियोसिटी होती है लोगों को कि ये क्या सिचुएशन है। तो मतलब मेरा ख्याल है ये दो मामला है। एक हमें पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत है, पार्लियामेंट्री कमेटी की जरूरत है मामले के ऊपर, जो सारे के सारे और पुलिस कंप्लेंट जरूरी, बाबर साहब ने कहा, क्योंकि रेप जो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए कानून को वेरी इंपॉर्टेंट। हसन निसार साहब का कमेंट लेते हैं। रीमा, हसन साहब, बिलावल भुट्टो साहब अमूमन ख़वातीन के इशूज़ पर बड़े आवाज़ बुलंद करते हैं, मुतहरिक होते हैं, लेकिन इस मामले पर अभी तक खामोश हैं। क्या उनको एक्टिव होना चाहिए, इसका नोटिस लेना चाहिए? नहीं, ये तो बिलावल ही बता सकता है आपको, मैंने तो उसका कोई ठेका नहीं लिया हुआ। आपके सवाल तक जो मेरे सामने होता है मैं उसकी बात करता हूँ। देखें, आप इल्ज़ामात देखें, उसकी नौइयत देखें, सालों का अरसा देखें, फिर शख्सियात देखें, फिर अपना पाकिस्तान देखें, और यहाँ नतीजा कौन, फैसला कौन, तहकीकात। मैं हवाला आपके सवाल का दे रहा हूँ, मैं अपनी कोई टर्म नहीं इस्तेमाल कर रहा। और तहकीकात ये हो कैसे सकता है? तो पाकिस्तान की पूरी तारीख, ये लियाकत अली ख़ान के मर्डर से लेके भुट्टो के जुडिशल मर्डर तक, और उसके बाद ये ज़ियाउल हक और फलाना ढमकाना, पता नहीं, आई डोंट नो। अल्लाह जाने सवाल बनाने वाले ने या सवाल बनाने वाली ने क्या खा के ये सवाल, इस सवाल का सोचा है। मुझे तो सारी बहस ही रेलेवेंट लग रही है। तो सवाल आपका बड़ा फ़नी है कि मंतकी हल के लिए तहकीकात कैसी होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मेरा तो ये शोबा ही नहीं है भाई, कॉमन सेंस की मैं तो बात कर रहा हूँ। 70 साल की तारीख सामने है, उसके बाद ये पूछना बहरहाल अच्छा है। आप कमेंट करना चाहते हैं? आजकल चल रहा है तो आपने भी चला लिया। आप नहीं कमेंट करना? नहीं, इस काबिल ही नहीं है कि इस पे कमेंट किया जाए। क्या कमेंट करना? ठीक है, मज़हर साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, इसकी तहकीकात का आगाज़ अक्यूज़ की एप्लीकेशन पर हो रहा है, विक्टिम की एप्लीकेशन है ही नहीं। सबसे अहम बात तो ये है कि जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उन्होंने FIA के साइबर क्राइम विंग को लिखा है। पीपल्स पार्टी के इस्लामाबाद के सदर ने पुलिस को एप्लीकेशन दी है कि ये तहकीकात करवाई। वो बेनज़ीर वाले मामले की है, वो जो इन्होंने दोनों ही चीज़ें हैं, एक ओवरऑल एक ही खातून के बारे में ना। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या चीज़ है? देखिए, इसकी आज भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्राइम की हमेशा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन वगैरह कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन दो चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक तो ये कि उनके इल्ज़ामात, ख़ासतौर पे रेप वाला इल्ज़ाम, और दूसरे ये कि उन खातून का अपना पूरा 10 साल का जो पीरियड है वो क्या है, उसमें उनका जो रोल है। यानी जो हम खबरें सुन रहे थे कि 52 मरतबा उन्होंने 2009 से लेके अब तक 52 मरतबा विज़िट किया पाकिस्तान। जब वो विक्टिम हुई, मतलब अलेज्ड विक्टिम हुई, उसके बाद भी वो अमेरिका गई, उसके बाद भी वो अमेरिका जाती रहीं और पाकिस्तान आती रहीं। अब उस ट्रॉमा का अंदाज़ा करें जो इस तरह के विक्टिम के साथ होता है। तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं। अमेरिकन एम्बेसी का रोल, क्या अमेरिकन एम्बेसी को उन्होंने इन्फॉर्म किया? वो कहती है इन्फॉर्म किया। अमेरिकन एम्बेसी में एक वेलफेयर ऑफिसर होता है इस काम के लिए, और वो इसको इन्वेस्टिगेट करता है इस तरह की चीज़ को, कि अगर कोई भी अमेरिकन सिटीज़न जो है वो किसी भी प्रॉब्लम में आता है, चाहे वो उसने क्राइम कमिट किया हो, तो उस वक्त भी वो उसको जाके इन्वेस्टिगेट करता है, उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो उन्होंने वो अप्रोच किया, लीगल असिस्टेंस दी, नहीं दी, तो क्या उन्होंने अमेरिका जाके इसकी शिकायत की? ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। दूसरा, उसके बावजूद भी अगर वो कंप्लेंट करती हैं तो इसमें शायद फॉरेंसिक या मेडिकल रिपोर्ट तो शायद सामने नहीं आए, क्योंकि नहीं हुआ मेडिकल अपेरेंटली। अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है तो वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या हो सकते हैं इसमें? वो ड्राइवर जिसने जाके इनको पिक किया और फिर ड्रॉप किया, उस कंडीशन में वो ड्राइवर कौन था, वो गार्ड कौन था, वहाँ कौन लोग मौजूद थे उनके घर में जब वो रहमान मलिक साहब के घर में गई? तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये सब अंडर इन्वेस्टिगेशन आएंगे। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस में ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साबिक़ वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने उनके साथ जो दस्तराजी की कोशिश की। तो प्रेसिडेंट हाउस का रिकॉर्ड, जो मेरी इत्तलात है, प्रेसिडेंट हाउस में उनकी कोई मीटिंग इस तरह का रिकॉर्ड होता है
जो रजिस्टर में होता है, जो विजिटर्स आते हैं, तो उसमें मालूम किया जा सकता है कि क्या इन्होंने विज़िट किया इस दौरान प्रेसिडेंट हाउस। फिर मखदूम शहाबुद्दीन तो ये कह रहे हैं कि उनकी 3-4 उनसे मुलाकातें हुई। तो इन्वेस्टिगेशन एक तो इस साइड की होनी चाहिए, प्रोवाइडेड मैं अगर विक्टिम हूँ तो पहली FIR यानी तहकीकात का आगाज़ तो FIR से होता है, और FIR जो है वो विक्टिम जो है वो रजिस्टर करवाता है। तो FIR अभी तक कोई रजिस्टर नहीं हुई। सिर्फ तहकीकात किस चीज़ की जा रही हैं, साइबर क्राइम विंग। तो फिर सबसे पहले तो उनका मोबाइल फ़ोन और उनका जो लैपटॉप है वो लेना चाहिए FIA के साइबर विंग को। मज़ साहब हमारा टाइम बड़ा कम है, एक छोटी सी चीज़ पे आपका कमेंट चाहूँगी। अभी बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया रीमा ने, कहती है सिंथिया कहती है कि कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में लेके जाना चाहती हैं वो अपना केस। तो एक तरफ तो ये बात होती है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए ऐसे संगीन इल्ज़ामात का, लेकिन जब विक्टिम खुद ही कह रहा हो कि मैं अवामी अदालत में इसको रखता हूँ, तो फिर क्या समझते हैं आप, किस तरह से उसका तरीका? यही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक अमेरिकन सिटीज़न है, वो पॉलिटिकल मामलात में इन्वॉल्व हो रही हैं, वो पीपल्स पार्टी और PTM की रिलेशनशिप पर तहकीकात कर रही हैं, वो एक ब्लॉगर हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो, यानी कोई रिप्यूटेड जर्नलिस्ट हो, वो कोई उसमें भी फिर रहमान मलिक का पीरियड, पीपल्स पार्टी का पीरियड तो 2013 में ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंटीरियर मिनिस्टर आए थे चौधरी निसार अली खान, जिन्होंने इस हवाले से कि जो फॉरेनर्स रह रहे हैं, जो NGOs काम कर रही हैं, उन पर बड़ा कार्रवाई की। उनसे मालूम करना चाहिए कि कभी उनको इन्होंने अप्रोच किया इस तहकीकात के बारे में या रहमान मलिक साहब के हवाले से। तो मेरा ख्याल है इसकी तहकीकात ज़रूर होनी चाहिए, उनके साथ जो मुबैना ज़्यादती हुई है उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए, और इनके अपने रोल के ऊपर जो 10 साल का इनका रोल है। लेकिन मज़ीद साहब जब हम ये बात करते हैं तो वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी तक सिलसिला रुकेगा नहीं, अभी आगे नून लीग और दीगर लोग भी हैं जिनका वो ना, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पहले वो कंप्लेंट तो करें। सिर्फ एक परसेप्शन, एक पब्लिक में जाके सोशल मीडिया पे चीज़ों को खेलना, एक विक्टिम और एक ऐसा विक्टिम जो रेप विक्टिम अपने आप को कह रहा है, वो एक ट्रॉमा की बात कर रहा है। उसके बाद उन्होंने कहाँ इस चीज़ को फॉलो किया, इस चीज़ को, ये इसकी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, उसके ऊपर हुकूमत ने बताया कि आगे वो क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं, कैसे कार्रवाई होगी। टेक अ ब्रेक एंड यू विल नो लेटर आफ्टर द ब्रेक कि क्या हो रहा है। बात करेंगे पाकिस्तान में शुगर माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। विफाकी हुकूमत ने नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और दीगर इदारों को 90 रोज़ में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर 9 शुगर मिल्स को गुज़श्ता 5 साल में सब्सिडी देने के मामले पर फौजदारी कार्रवाई करेगी। उन्होंने तरीक़ाकार भी मजीद वज़ा किया। उन्होंने कहा जी शुगर मिल्स को मिलने वाली सब्सिडी की तहकीकात नैब के सपोर्ट की जाएंगी। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और बेनामी लेन देन की जो तहकीकात हैं वो FBR करेगा। मुसाबकती कमीशन कार्टलाइजेशन की तहकीकात करेगा और बरामदात और कर्ज माफ़ करवाने की छानबीन स्टेट बैंक के हवाले की जा रही है। दीगर उन्होंने चीज़ें वज़ा की जिससे मुतल्लिक आपको आगे चल के बताएंगे। और इस तमाम तर मामले पर सवाल हमारा कुछ यूँ है कि क्या हुकूमत ने जो कार्रवाई का तरीक़ाकार वज़ा किया है, क्या अब उनकी जो समत है वो सही है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है सबके पास। हसन निसार साहब, आपको क्या लगता है? देखिए नीना, समत को चाटना है हमने। अगर सफ़र ही अधूरा रह जाए, जो हमारी ट्रेडिशन है, जब मंतकी अंजाम को पहुँचेगा तो देखेंगे। एवं इस वक्त खाम खा वक्त और अल्फाज ज़ाया करने का क्या फ़ायदा है। थोड़ा सब्र कर लें, जब सामने आएगा तो देख लेंगे। ठीक है मुनीब, मुझे बेफैज़ बेनतीजा लगता है सारा ड्रिल। ठीक, मुनीब आपको क्या लगता है? अब कुछ और इंक्वायरीज जा रही हैं नैब के सामने। नैब पे तो पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात कर रहे हैं और हुकूमत यही कहती है कि जी, अपोजिशन यही कहती है कि हुकूमत इस पर भी कुछ नहीं करेगी। तो क्या आपको भी यही लगता है कि अब ऐसे ही बस ज़बानी कलामी कह दिया गया? देखिए, हुकूमत ने बड़े सक्सेसफुली एक काम तो कर दिया, उन्होंने सारी चीज़ को इतना, इसका स्कोप इतना बढ़ा दिया है और कुछ जो मामलात हैं उनको इतना कॉन्वल्यूट कर दिया है, उसके अंदर इतना कुछ भर दिया है कि आप जो असल आर्गुमेंट था वो या असल बात जो थी वो कहीं पीछे छुप गई है। लेकिन अगर हम बेसिक्स के ऊपर जाएं, ठीक है जी, पहले जिन्होंने 20 अरब की सब्सिडीज़ दी, जो कुछ भी किया, एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जो भी आप सबको रगड़ें, ठीक है। आपकी हुकूमत के अंदर शुगर एडवाइजरी बोर्ड, ECC,
इनका किरदार क्या था। जब इस कमीशन की रिपोर्ट के अंदर आप सफ़ा 71 पढ़िए, पेज 71, उसका पैरा 232, 233 इसको पढ़िए, उस्मान बुज़दार साहब के कॉन्डक्ट को पढ़िए, शुगर एडवाइजरी बोर्ड के अंदर रज़ाक दाऊद साहब के कॉन्डक्ट का जायज़ा लीजिए और कमीशन ने उनके मुतालिक क्या कहा है उसका जब आप जायज़ा लें तो आपको लगता है कि ये सब कुछ तो जो किया जा रहा है, ठीक है आप बिल्कुल पैसे वापस ले लें और बिल्कुल पता नहीं अगर वापस आपने रिकवरीज कर भी ली तो किस तरह से लोगों तक वो वापस आप पहुँचाएंगे, फेयर इनफ आप करें। लेकिन जिन लोगों ने क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, जब प्राइस बढ़ रही थी, डोमेस्टिक प्राइस बढ़ रही थी, शुगर एडवाइजरी बोर्ड बिल्कुल बड़ा ही कैरलेस एटीट्यूड था उनका, कुछ भी उन्होंने नहीं किया। रज़ाक दाऊद साहब वहाँ पर मौजूद थे, क्यों नहीं किया? इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती थी, क्यों नहीं करवाई गई? असद उमर साहब के जवाब के हवाले से भी उन्होंने कमीशन ने कहा है कि वो सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है, कन्विंसिंग नहीं है। रज़ाक दाऊद साहब की एक्सप्लेनेशन के हवाले से कि हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स थी, प्राइस डोमेस्टिक बढ़ भी रही थी लेकिन फिर भी हमने अलाउ की कि शुगर एक्सपोर्ट होती रहे। कमीशन ने इससे भी एग्री नहीं किया कि ये भी कोई ठीक रीज़न नहीं है और कोई कन्विंसिंग आर्गूमेंट नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर आ जाइए, वहाँ पर वो एक ऐसी मीटिंग का जिसके अंदर उन्होंने इन प्रिंसिपल इस बात की इजाज़त दी कि हमने सब्सिडी देनी है। वो कहते हैं मुझे उसके बारे में पता ही नहीं है, मुझे याद ही नहीं है। ECC फैसला करता है 4 दिसंबर 2018 को कि कोई सब्सिडी नहीं देनी। 6 दिसंबर 2018 को पंजाब गवर्नमेंट फैसला कर लेती है कि हमने सब्सिडी देनी है और इस रेट के ऊपर देनी है जी, ये फार्मूला फिक्स हुआ है। कम्युनिकेट भी फॉर्मली नहीं होता, फिर भी डिसाइड कर लेती है। बाद में असद उमर साहब एक्सप्लेन ये करते हैं कि देखिए जी वो तो 18th अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंशियल मैटर था, लिहाजा हमने बाद की जो मीटिंग है उसके अंदर इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। ये सब्सिडी वाला मामला जो है ये तो प्रोविंसेस ने खुद देखना था। आप सबका एहतसाब कीजिए, बट द पीपल हु वर देयर टू मेक डिसीजंस पर्टिकुलरली इन ECC, शुगर एडवाइजरी बोर्ड, व्हाट अबाउट देम? आप उनके बारे में क्या कर रहे हैं? उनकी एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग थी या रिकमेंडेशंस थी, अगर वो फेल हुए हैं तो उनके बारे में भी तो बताइए। वो क्यों अभी तक कलमदान रखे हुए हैं और अभी तक भी उसी करो फर के साथ बैठे हुए हैं? आप रगड़ना है जिस मर्जी को रगड़िए, नेशनलाइज कर दीजिए पूरी शुगर इंडस्ट्री को, अगर आप हुकूमत को अच्छा लगता है कर दें सब कुछ। पर जिन लोगों ने ये फैसले किए हैं, जिन्होंने नेग्लिजेंस की है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है, लोगों की जेबों से पैसा गया है, आप उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे, वो बड़े मजे से बैठे हुए हैं। ये बड़ी माजरत के साथ ये आप फिर नहीं कह सकते कि हम बहुत ईमानदार हैं और हम ये कर रहे हैं। ये वो सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है जिसके बारे में हर कोई फिर आप पर क्रिटिसाइज करता है। अच्छा, ये सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स लेके चलते हैं पॉइंट। बाबर साहब, मुनीब कह रहे हैं कि जी जो हुकूमत के अंदर जो अथॉरिटीज हैं जिन्होंने डिसीजन की इजाजत दी, ये जो 7 नुकाती एक प्लान पेश किया गया है उसमें बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। मैं 100% एग्री करता हूं मुनीब से। देखिए ये बदतरीन चेहरा है हमारी गवर्नमेंट्स का भी, हमारे स्टेट का भी, और हम ये रोज देखते हैं, हम ये अदालती सिस्टम में रोज देखते हैं। गवर्नमेंट एक पॉलिसी बना देती है, आप 10 मंजिला इमारत बना लें, वो 10 साल बाद कोई कह देता है जी ये तो पॉलिसी गलत थी, वो इमारतें गिरा दें। जिन लोगों ने वहां घर लिए हुए, जिन लोगों ने वो इमारतें बनाई, किया, इन्वेस्ट किया, वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। किसी को प्लॉट गलत दे दिया गया, वो 10 साल आगे बिक चुका होता है। 10 साल बाद आप उसकी इन्वेस्टिगेशन, 50 साल बाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उन सब लोगों के ऊपर FIR कटाना शुरू कर देते हैं कि ये बेनिफिशरीज थे। भाई सवाल ये है कि वो पॉलिसी जिससे नुकसान हुआ, शुगर की प्राइस ऊपर चली गई, मुल्क को नुकसान हुआ, आम लोगों को नुकसान हुआ, आप तो वहां से स्टार्ट कर रहे थे। आपने तो देखना था कि प्राइस ऊपर कैसे गई, किन फैसलों की वजह से ऊपर गई, वो फैसले किन लोगों ने लिए और क्यों लिए, वहां से आपने बात स्टार्ट करनी थी। यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ मुकदमा बनाने की बात, तो वो कहते हैं नहीं जी 1947 से स्टार्ट करते। शुगर ये स्टील मिल के ऊपर एक दफा स्टील का क्राइसिस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेट करें, उन्होंने कहा जी फिर शुरू कर लें, सारी स्टील मिलों के ऊपर आपने मुकदमे बना दिए। वहां पे यहाँ पे ये काम कर रहे हैं कि जी 88 मिले हैं, जिन्होंने फायदा उठाया उनके पीछे लग जाए। अब होगा क्या? अब ये नैब के कॉल अप नोटिस जाएंगे लोगों को, आप सेलेक्टिवली लोगों को बुलाएंगे, उन्हें तंग करेंगे, जिसके करीब आप शहजाद अकबर साहब की कहानियां सुन लें। पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, उसी पिछली गवर्नमेंट ने ये किया। भाई आपकी गवर्नमेंट, ये क्राइसिस कब आया? जब आपकी गवर्नमेंट ने कोई चीजें अलाउ की। जिन लोगों ने फैसले किए, जब तक आप उन्हें अकाउंटेबल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप कैसे पूछ सकते हैं? ठीक है, रीमा के पास पॉइंट लेके चलते हैं। बाबर साहब, रीमा आपको क्या, ठीक है रीमा आपको क्या लगता है? शिबली फराज साहब कहते हैं जी जिन्होंने पैसा बनाया अब उनसे पैसा निकलवाने का वक्त आ गया है। जो तरीकाकार बताया जा रहा है क्या उससे मुमकिन होगा? लीना, कितना कॉम्पिटेंट है और कितना सही डायरेक्शन में हुकूमत की कार्रवाई जारी है वो इससे नज़र आता है कि अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स 82 रुपीज़ की शुगर जो है वो ख़रीद रहे हैं, रिकॉर्ड क्वांटिटीज़ में ख़रीद रहे हैं, लेकिन रिटेल प्राइसेस पे ख़रीद रहे हैं।
बेच वो 68 की रहे हैं, अभी भी सब्सिडीज जो है 14 रुपए की मिल रही हैं जो शुगर ओनर्स हैं उन्हें। तो ये समझ नहीं आती बात कि अभी मकसद तो ये ना अपने लोगों को अभी रिलीफ देनी है, लेकिन आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सके। और ये शाहजेब के शो में फ्राइडे को उन्होंने बात की डिटेल में। बहुत हैरान कुन बात है कि अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स क्यों 82 की खरीद रहे हैं चीनी, जबकि उन्होंने बेच। तो आगे आपको क्या लगता है, आगे भी आपको कुछ नहीं होता हुआ नजर आ रहा? मतलब लग तो यही रहा है कि डाइवर्जन टैक्टिक्स हैं। ठीक है, अभी मज़े साहब का कमेंट भी ले लेते हैं। आपने पॉलिसी मेकर्स पे नहीं जाना, आपने बस कुछ लोगों को, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टीज जो दीगर हैं, उनके कुछ लोगों को टारगेट करने के लिए आपने इतना बड़ा एम्बिट्रसी कर दिया। ठीक है, मज़े साहब आपको क्या लगता है? देखिए, ये कमीशन किस लिए बनाया गया था, इसका पीरियड क्या है, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं? इसने जो रिपोर्ट दी है वो अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के हवाले से दी है। आप इससे बाहर जा नहीं सकते। आपने दूसरे मामलात में तहकीकात कर दी, आप एक अलग कमीशन बना दें, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आप 85 या 47 से शुरू कर दें, प्री पार्टीशन ज़माने से शुरू कर दें। लेकिन ये एक स्पेसिफिक केस था और प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने अपने ही दौर में होने वाली इस तरह की मामलात पे कमीशन बनाया था। अब आप इसमें मुराद अली शाह, ओमनी ग्रुप, उन सबको लाएंगे, इसमें 85 से शुरू कर देंगे, तो आप फिर कमीशन की जो रिकमेंडेशन है स्पेसिफिक, उससे बाहर जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छी सिफारिशात दी शहजाद अकबर साहब ने, एक सिफारिश में इसका इजाफा कर देते कि जिन लोगों के बारे में इस कमीशन में लिखा हुआ है वो स्टेप डाउन कर जाएं। ठीक है, वेरी गुड सजेशन। यहीं पे हम अपना प्रोग्राम खत्म करेंगे, वक्त खत्म हो गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कल मुलाकात होगी।